हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट रिवीजन करेंगे जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा नेशनल इनकम, जिसमें हम इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक में डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड केन्स करेंगे। थर्ड में करेंगे डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर। फोर्थ टॉपिक हमारा होगा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में हम 8 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर करेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। सेवंथ होगा प्राइस मल्टीप्लायर और 8 करेंगे डिफरेंस बिटवीन सुपर मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिफ्थ रहेगा अप्रोचेस ऑफ डिमांड फॉर मनी, जिसमें हम 3 अप्रोचेस करेंगे, क्लासिकल अप्रोच, केन्जियन अप्रोच एंड थर्ड रहेगी पोस्ट केन्जियन अप्रोच। सिक्स्थ टॉपिक हमारा रहेगा थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन, जिसमें 4 थ्योरीज रहेंगी, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, सेकंड होगा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंड फोर्थ इनकम परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। उसके बाद 7th टॉपिक हमारा होगा थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल, जिसमें हमारी टोटल 14 थ्योरीज रहेंगी। और ये 14 थ्योरीज कौन कौन सी होगी? पहली सनस्पॉट थ्योरी, हॉट्रे की थ्योरी, हेग थ्योरी, शुम्पेटर की थ्योरी और साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, कॉवर्ब थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, केन्जियन थ्योरी, शुम्पेटर की थ्योरी, हिग्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, कैल्डर मॉडल, गुडविन मॉडल, फ्रीडमैन की थ्योरी रहेगी। और नेक्स्ट 13 होगी ल्यूकास न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल एंड 14 थ्योरी रहेगी रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। 8th टॉपिक रहेगा हमारा फिलिप्स कर्व, जिसमें हम टॉबिन का व्यू करेंगे, सोलो का व्यू करेंगे, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस के बीच में क्या डिफरेंस होगा वो करेंगे। और लास्ट में करेंगे आईएसएलएम अप्रोच। आईएसएलएम अप्रोच, ये जो भी टॉपिक है हम यहाँ पे बहुत ही जल्दी डिस्कस करेंगे, फास्ट करेंगे। तो अगर आपको इनके डिटेल्ड वीडियो देखने हैं तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन में जाके देख सकते हैं। अब हम करेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं, पर उनको करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी अगर हमें गिवन है और हमें क्या चाहिए, एनडीपी एट एमपी चाहिए। ग्रॉस को हमें क्या बनाना है, यहाँ पे नेट बनाना है। ग्रॉस को अगर नेट बनाना हो तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। तो एनडीपी एट एमपी कैसे आएगा? जीडीपी एट एमपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। इस तरह से अगर हमारे पास जीडीपी एट एमपी गिवन है और ग्रॉस को अब हमें क्या बनाना है, सॉरी डोमेस्टिक को हमें क्या बनाना है? नेशनल बनाना है। तो नेशनल अगर डोमेस्टिक को नेशनल बनाना हो तो हमें एनएफआईए को प्लस करना पड़ेगा। जीडीपी एट एमपी में अगर एनएफआईए को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीएनपी एट एमपी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एफसी। अब हमारे पास क्या गिवन है? फैक्टर कॉस्ट गिवन है और हमें इसको क्या बनाना है? मार्केट प्राइस बनाना है। तो फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है उसको लेना पड़ेगा। तो जीडीपी एट एफसी अगर बनाना है, जीडीपी एट एमपी हमें गिवन है और एमपी को क्या बनाना है? एफसी बनाना है। तो उसके लिए हमें एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एफसी। अब आ जाते हैं हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जो हमने 3 मेथड कहे हैं, उनमें से सबसे पहला मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहा जाता है, इनकम डिस्पोजल मेथड। और इसके कंपोनेंट्स होते हैं 3। कौन कौन से? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड तीसरा है नेट एक्सपोर्ट। अब इन तीनों कंपोनेंट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी आएगा। मतलब हमारे पास ये 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2 चीजों को मिला के बनता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 चीजों को मिला के बनता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में अगर चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और थर्ड कंपोनेंट हमारे पास आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे आएगा? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। अब हमारे पास ये 3 कंपोनेंट है, फर्स्ट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और थर्ड है नेट एक्सपोर्ट। अब हमें जब इन तीनों कंपोनेंट को 1 + 2 + 3 इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी आएगा।
और नेशनल इनकम किसको कहा जाता है? नेशनल इनकम कहा जाता है NNP एट FC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GDP एट MP को हमें नेशनल इनकम बनाना है, NNP एट FC बनाना तो हमें क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा? ग्रॉस को नेट बनाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो हमें NFIA को प्लस करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करने पड़ेंगे। तो जीडीपी एट एमपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाए, एनएफआईए प्लस कर दिया जाए और एनआईटी माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास एनएनपी एट एफसी आ जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम। तो ये है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से इस तरह से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है, अगर हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, और इसमें कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए अगर आपको देखना तो डिटेल्ड वीडियो जो बना हुआ है एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड पे, आप उनको देख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके। तो अभी हम सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं जो कि है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना हो तो नेशनल इनकम को क्या कहा जाता है? एनएनपी एट एफसी। और इसमें किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? सबसे पहले हमारे पास तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अगर तीनों सेक्टर्स की जो वैल्यू एडेड है उनको ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय टर्शियरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर की अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। और जीडीपी एट एमपी को अगर फिर हमें क्या बनाना है? नेशनल इनकम बनाना, तो हमें फिर से डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, एनएफआईए को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, और एनआईटी को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड है उससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट किया है एनएनपी एट एफसी। किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? वैल्यू एडेड मेथड से वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय टर्शियरी सेक्टर प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? एनएनपी एट एफसी, जिसको क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम। और वैल्यू एडेड कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा? सेल्स में से चेंज इन स्टॉक को माइनस कर दो, और चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड मेथड, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से हम जो हमारा तीसरा मेथड है वो इनकम मेथड है। तो इसमें तीन कंपोनेंट आते हैं इनकम मेथड में भी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अब इन तीनों कंपोनेंट को अगर ऐड कर दिया जाए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3 करके एनडीपी एट एफसी। और हमें तो नेशनल इनकम चाहिए। नेशनल इनकम को किसको कहा जाता है? एनएनपी एट एफसी को कहा जाता है। तो एनडीपी एट एफसी को अगर हमें एनएनपी एट एफसी बनाना है तो बाकी तो सब कुछ ठीक है, सिर्फ हमारे पास जो डोमेस्टिक है उसको नेशनल बनाना है तो एनएफआईए को प्लस कर देंगे। एनडीपी एट एफसी में एनएफआईए को प्लस करके हमारे पास एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंडर क्या क्या आएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस एंड सैलरीज इन कैश आएगा, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट क्या क्या आ जाएंगे? डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और थर्ड कंपोनेंट आता है मिक्स्ड इनकम। ये तीनों को ही ऐड करके जो हमारे पास आया था वो आया था एनडीपी एट एफसी। और एनडीपी एट एफसी में जब हमने एनएफआईए को प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? एनएनपी एट एफसी बाय इनकम मेथड। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड केन्स। क्लासिकल जो टर्म है वो एसोसिएटेड है विद द नेम ऑफ कार्ल मार्क्स। इसको बाद में यूज किया गया था एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जेबी से के द्वारा। केन्स ने इफेक्टिव डिमांड का जो कंसेप्ट है वो उसको यूज किया था। हालांकि इस कंसेप्ट को केन्स के द्वारा नहीं दिया गया था। माल्थस जो कि एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इफेक्टिव डिमांड जो टर्म है उसको यूज किया था। बाद में ये टर्म जो है केन्स के द्वारा यूज की गई थी और उन्हीं के नाम के साथ ये फेमस हो गई थी। क्लासिकल सप्लाई साइड को फोकस करते थे और उन्होंने एक लॉ भी दिया था। जेबी से जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग
जो सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड को खुद क्रिएट करती है। जो कीन्स है वो डिमांड साइड को फोकस करते थे, हालांकि माल्थस भी एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सप्लाई साइड को फोकस ना करके डिमांड साइड को फोकस किया गया करते थे, और वो एक पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डिमांड साइड को फोकस किया था। अब थर्ड डिफरेंस आता है, क्लासिकल्स ये कहते थे कि आउटपुट जो है डिटरमाइन की जाती है प्रोडक्शन फंक्शन के द्वारा, जो कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। बट केन्स के अकॉर्डिंग डिमांड जो आउटपुट है वो फंक्शन है एम्प्लॉयमेंट का, और एम्प्लॉयमेंट किसका फंक्शन है, इफेक्टिव डिमांड का। क्लासिकल ये कहते थे कि डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो किसका फंक्शन है, रियल वेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। बट केन्स ये कहते थे डिमांड फॉर लेबर तो डिपेंड करती है रियल वेजेस के ऊपर, बट सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड करती है मनी वेजेस के ऊपर। नेक्स्ट डिफरेंस आता है, क्लासिकल्स ये कहते थे कि अगर एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को लेके आना है तो मनी वेजेस को कम कर दो। अकॉर्डिंग टू पिगो, व्हेन मनी वेजेस आर रिड्यूस्ड इट लीड्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट। बट केन्स ये कहते थे कि मनी वेजेस को कम करने की जरूरत नहीं है, उसको तो कांस्टेंट ही रखो, वो अपने आप ही रियल वेजेस कम हो जाएंगी जब एक इकोनॉमी में प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट तब तय होता है जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होती है। बट केन्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट तब डिटरमाइन होता है जब डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग प्राइस लेवल जो है डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर। प्राइस लेवल डिपेंड्स अपॉन सप्लाई ऑफ मनी, इट इज बेस्ड अपॉन फिशर क्वांटिटी ऑफ मनी, जो फिशर ने एक क्वांटिटी ऑफ मनी की इक्वेशन दी थी उसके ऊपर डिपेंड करता है। उनके अकॉर्डिंग जब मनी ऑफ सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज होता है एंड वाइस वर्सा। बट जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाती है। मतलब जब प्राइस लेवल, जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा, मगर वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाएगी। बट केन्स के अकॉर्डिंग व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस, in case of underemployment it leads to increase in output, investment and employment, but price level will remains constant। तो क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग प्राइस लेवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर, और सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होने से प्राइस लेवल इंक्रीज होता है बट वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है। जबकि केन्स के अकॉर्डिंग क्या था, सप्लाई ऑफ मनी जब इंक्रीज होती है और अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है एक इकोनॉमी में तो सब कुछ इंक्रीज होगा, लाइक आउटपुट भी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, बट प्राइस लेवल जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग गुड्स मार्केट तब इक्विलिब्रियम में होती है जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। जबकि केन्स के अकॉर्डिंग सेविंग किसका फंक्शन है, इनकम का, और इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, दो चीजों के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एमईसी के ऊपर, और इक्वालिटी बिटवीन दीज टू आर ब्रिंग बाय इनकम। अब क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग जो डिमांड की जाती है मनी की वो दो पर्पस के लिए की जाती है, या तो ट्रांजैक्शन के लिए या प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए। बट जो केन्स है उनके अकॉर्डिंग डिमांड फॉर मनी तीन पर्पस के लिए होती है, ट्रांजैक्शन पर्पस, प्रिकॉशनरी पर्पस एंड स्पेकुलेटिव पर्पस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। वो बिलीव करते थे लेजिस फेयर पॉलिसी में। अकॉर्डिंग टू देम इन द लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट इज अटेन्ड थ्रू सेल्फ एडजस्टमेंट प्रोसेस। बट केन्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी होती है फॉर वेलफेयर एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग मनी को न्यूट्रल माना गया था। Classical believe that money has neutral effect on the economy. In the theory of value, they considered output, employment, rate of interest are determined by real forces and not by monetary forces. But classicals जो थे, केन जो थे, उन्होंने डेवलप की थी monetary theory of interest. He considered output, employment and rate of interest as monetary phenomenon. Next हमारे पास डिफरेंस आता है, ये है 12। According to classical, there is direct and proportional relationship between money wages and real wages.
बट केज के अकॉर्डिंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेजेस एंड रियल वेजेस। अब हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी कहा जाता है। जब भी जीडीपी को हम बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस भी कहा जाता है। व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर किसको मेजर करता है? द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। फॉर एग्जांपल, इफ नॉमिनल जीडीपी 25,000 गिवन है और रियल जीडीपी 10,000 गिवन है तो हम जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 250। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं तो ये मेजर करता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन बाउंड्री ऑफ अ नेशन बाय ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब यहाँ पे बाउंड्री की बात की जा रही है। एक बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएगी, चाहे वो फॉरेनर्स प्रोड्यूस करे चाहे वो इंडियंस प्रोड्यूस करे, उनको जीडीपी के अंडर लिया जाएगा। बट जीएनपी की जब बात की जाती है तो यहाँ पे बात की जाती है कि जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री है वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, चाहे वो इंडिया में रह के चाहे फॉरेन में रह के प्रोड्यूस करे, उनको जीएनपी के अंडर लिया जाएगा। यहाँ पे बाउंड्री की बात नहीं की जाती, यहाँ पे बात की जाती है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। मतलब यहाँ पे सिर्फ इंडियंस होने चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया होने चाहिए। वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे उनको जीएनपी के अंडर लिया जाएगा। सेकेंड डिफरेंस, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओनली विद इन द कंट्री बॉर्डर्स। और जीएनपी की जब बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड, बट किसके द्वारा प्रोडक्शन होनी चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री जो है उनके द्वारा प्रोडक्शन की जानी चाहिए। अब हम टॉपिक करेंगे मल्टीप्लायर। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर जो है डेवलप किया गया था आरएफ काहन के द्वारा। आरएफ काहन ने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट दिया था और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है वो केज के द्वारा दिया गया था। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 7 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर, जिसमें फर्स्ट होगा एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, सेकंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, थर्ड है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, फिर टैक्स मल्टीप्लायर, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, प्राइस मल्टीप्लायर एंड लास्ट रहेगा कंजम्पशन मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर बताता है रेशियो बिटवीन द टोटल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन एन अपॉन चेंज इन N1। यहाँ पे चेंज इन एन जो है टोटल एम्प्लॉयमेंट को बता रहा है और चेंज इन N1 इंक्रीज इन प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट को बता रहा है। सेकेंड हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में रेशियो होती है, इसमें ये देखा जाता है कि अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, मतलब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाता है, तो उससे टोटल इनकम में कितना इंक्रीज आता है, और इसको के से डिनोट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला रहेगा, इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिटरमाइन होती है बाय एमपीसी। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एमपीसी एंड मल्टीप्लायर का, और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ। एमपीसी जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 1 होता है। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी। अगर एमपीसी जो है 0 हो जाता है तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, which means that all increment in income is saved and nothing is consumed। अगर MPC 1 हो जाएगा तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो क्या हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी। इट शोज दैट नथिंग इज सेव्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर केजी is a change in income due to change in autonomous government expenditure। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज आता है वो हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा केजी इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी, या फिर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी। नेक्स्ट आता है हमारे पास टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर
क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज अ टैक्स इट रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब भी गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगाएगी तो उससे जो इनकम है कंज्यूमर की, डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। दिस ब्रिंग्स अ फॉल इन नेशनल इनकम ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, के टी इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी, या फिर माइनस सी अपॉन वन माइनस सी। नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ द टैक्स मल्टीप्लायर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, किसके, इसका एक टैक्स मल्टीप्लायर और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को मिला के जो हमारा बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर बनता है। अब जो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर है is the tax multiplier in the balanced budget multiplier, the tax multiplier is smaller than the government expenditure multiplier. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हमें पता है, 1 अपॉन 1 माइनस सी। और टैक्स मल्टीप्लायर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, हमारे पास माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी। तो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर दोनों का सम हो जाएगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी प्लस चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी, या फिर 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी, जो कि टैक्स मल्टीप्लायर को शो कर रहा है, और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को। इन दोनों का सम जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को हम एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। इट इज द अमाउंट बाय विच द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री विल बी रेज्ड बाय अ यूनिट इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सपोर्ट। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 अपॉन एमपीएस प्लस एमपीएम, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है प्राइस मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट या इनकम मल्टीप्लायर तभी तक एक इकोनॉमी में काम करता है जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आ जाता। जब एक इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रीच कर लेगी उसके बाद जो है उस इकोनॉमी में स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स, गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनकी स्कैरसिटी होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से अब मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है प्राइसेस के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा एंड इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द प्राइस मल्टीप्लायर। Price multiplier refer to the ratio of ultimate increase in the general price level to the initial increase in prices on account of the increased money supply, जो कि मनी सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। हमारे पास नेक्स्ट आता है सुपर मल्टीप्लायर। सुपर मल्टीप्लायर का कंसेप्ट हिक्स के द्वारा दिया गया था 1950 में। हिक्स ने सिंपल मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर को कंबाइन किया था और उसका नाम रख दिया था सुपर मल्टीप्लायर। डिफरेंस बिटवीन सुपर मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, सिंपल मल्टीप्लायर में हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से जो चेंज आता है इनकम में उसको हम किससे देखते हैं, सिंपल मल्टीप्लायर से। मगर एक्सेलरेटर में उल्टा होता है, यहाँ पे इनकम में चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेटर। तो जो एक्सेलरेटर है इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लायर एंड डिनोटेड बाय गामा। यहाँ पे मल्टीप्लायर को कैसे कैलकुलेट करते थे, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, या फिर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। और यहाँ पे एमपीसी जो है इंड्यूस्ड कंजम्पशन की बात हो रही है, चेंज इन आई क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। जबकि एक्सेलरेटर में क्या होता है, इसको गामा से डिनोट करते हैं और गामा इज इक्वल टू चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई। देखिए यहाँ पे क्या था, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई सिंपल मल्टीप्लायर में, मगर एक्सेलरेटर में उल्टा हो जाता है चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई। या फिर चेंज इन आई हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, गामा चेंज इन वाई। और यहाँ पे देखिए चेंज इन आई जो है सिंपल मल्टीप्लायर में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बता रहा है, जबकि एक्सेलरेटर में चेंज इन आई जो है वो किसको बता रहा है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को बता रहा है। एंड दिस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज नोन एज एमपीआई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोचेस ऑफ डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी क्यों की जाती है, मनी की डिमांड इसलिए की जाती है क्योंकि मनी जो है वो दो मेन फंक्शन करती है। सबसे पहला ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है, मतलब हमने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है तो उसके लिए हमें मनी चाहिए। और दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि हम पैसे को सेव करके रख सकते हैं। इस तरह से दो कारणों से हम डिमांड फॉर मनी करते हैं। 3 अप्रोचेज है डिमांड फॉर मनी के लिए। एक क्लासिकल अप्रोच है, दूसरी केंजियन अप्रोच है और तीसरी है पोस्ट केंजियन अप्रोच।
तो सबसे पहली अप्रोच आती है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल जो थे उन्होंने मेन फोकस किया था मनी को ट्रांजैक्शन डिमांड के लिए। उनका कहना यह था कि मनी की हम डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ट्रांजैक्शंस करनी होती है, इसलिए मनी जो है एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो क्लासिकल्स थे वो मनी को क्या लेके चलते थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या ट्रांजेक्शन डिमांड के लिए जो है मनी को मेन कंसीडर किया जाता था। और यहाँ पे फिशर ने इक्वेशन दी थी एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी को डिनोट कर रहा, वी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, पी प्राइस लेवल, टी टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर मनी, पी टी डिमांड फॉर मनी एंड एम वी जो है सप्लाई ऑफ मनी को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारे न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है वो दी गई थी कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट लाइक मार्शल एंड पिगो। और जो न्यू क्लासिकल्स थे वो मानते थे कि जो मनी की डिमांड की जाती है, उन्होंने मेन फोकस किया था स्टोर ऑफ वैल्यू। क्लासिकल्स ने किसको किया था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मनी को मेन फोकस किया था। और न्यू क्लासिकल थ्योरी में मनी को जो मेन फोकस किया था एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू किया गया था। Key feature of the Cambridge equation is that it makes the demand for money a function of money income and only of it। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। उसके बाद इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेस किया गया था मनी को कैसे किया गया था, एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। वाई रियल इनकम है, पी एवरेज प्राइस लेवल ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और पी वाई जो है नॉमिनल इनकम को शो करता है। अब उसके बाद हमारे पास आती है केंजियन अप्रोच। केंजियन अप्रोच में जो है मनी की डिमांड जो है तीन कारण से की गई थी, ट्रांजैक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड एंड स्पेकुलेटिव डिमांड। अब आ जाता है सबसे पहले ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। तो जो केन्स थे उनके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस के लिए मनी की डिमांड की जाती है, क्योंकि हमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस करनी होती है, उसके लिए मनी की डिमांड होती है। और जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक होती है, मतलब इंटरेस्ट के बढ़ने या कम होने से डिमांड फॉर मनी जो ट्रांजैक्शन के लिए कर रहे हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। दूसरी आती है प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी में भी डिमांड फॉर मनी को जो है फंक्शन ऑफ इनकम माना गया है, मतलब इनकम के बढ़ने और कम होने के साथ जो है डिमांड फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज जो है इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ये भी इंटरेस्ट इन इलास्टिक होती है। और प्रिकॉशनरी का मतलब कि अनफॉर्सीन कंटीजेंसीज के लिए जब पैसा हम बचा के रखना चाहते हैं या पैसे की डिमांड होती है तो उसको प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी कहा जाता है। और ये भी इंटरेस्ट इन इलास्टिक होती है और फंक्शन ऑफ इनकम माना जाता है। अब नेक्स्ट आती है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है हाईली इंटरेस्ट इलास्टिक होती है और ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है इसका इंटरेस्ट के साथ, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो स्पेकुलेशन के लिए डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हमारी डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेशन पर्पज जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो जाता है कि लोग जो है प्रेफर करते हैं टू सेव रेदर देन इन्वेस्ट इन हायर यील्डिंग बॉन्ड्स और अदर इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है फेल हो जाती है और लोग जो है बैंक में पैसा सेव करने की बजाय अपने पास घर में ही पैसा रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लिक्विडिटी ट्रैप में बहुत ही कम हो जाता है। अब नेक्स्ट आती है पोस्ट केनियन अप्रोचेस। पोस्ट केनियन अप्रोचेस में सबसे पहले आते हैं बॉमल्स इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच। जो बॉमल थे उन्होंने जो केन्स ने अजम्पशंस दी थी डिमांड फॉर मनी को लेके, उन एजम्पशंस को क्रिटिसाइज किया था। जैसे कि जो केन्स थे वो ये कहते थे कि डिमांड फॉर मनी जो है उसका इनकम के साथ जो है लीनियर एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, बट बॉमल कहते थे कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का इनकम के साथ ना तो कोई लीनियर ना ही नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। और दूसरा केन्स ये कहते थे कि डिमांड फॉर मनी जो है ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए इंटरेस्ट इन इलास्टिक होती है, बट बॉमल ये कहते थे कि डिमांड फॉर मनी जो है ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए जो होती है वो भी इंटरेस्ट के साथ जो है वो चेंज होती है, मतलब इंटरेस्ट इलास्टिक होती है। इंटरेस्ट जो है इफेक्ट करता है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉबिन पोर्टफोलियो सिलेक्शन मॉडल। टॉबिन ने रिस्क एवर्जन थ्योरी दी थी ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन। और उन जो टॉबिन थे उन्होंने केन्स की थ्योरी में जो दो मेजर डिफेक्ट थे उनको ठीक किया गया था, इनके द्वारा रिमूव किया गया था टॉबिन के द्वारा उन दो डिफेक्ट्स को। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि केन्स की थ्योरी में कौन से दो डिफेक्ट थे। फर्स्ट,
जो केज के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है इन इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो लोग होते हैं वो या तो पैसा अपने पास रखते हैं या बॉन्ड्स खरीदते हैं, मतलब दोनों में से किसी एक फॉर्म में, या तो पैसा या फिर बॉन्ड। तो उन्होंने जो टॉबिन थे उन्होंने इन दोनों जो डिफेक्ट थे उनको रिमूव किया था। हिज थ्योरी डू नॉट डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट but proceed on the assumption that expected value of capital gain or loss from holding interest bearing assets is always zero। और दूसरा डिफेक्ट जो उन्होंने कहा था, या तो पैसा रखते हैं या बॉन्ड्स के फॉर्म में रखते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि लोग जो है पोर्टफोलियो बनाते हैं, इंडिविजुअल पोर्टफोलियो होल्ड मनी एंड बॉन्ड रेदर देन ओनली वन एट टाइम। केन ने ये कहा था दोनों में से एक रखेंगे, यहाँ पे पोर्टफोलियो बना के दोनों फॉर्म में जो है पैसा रखा जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारे पास फ्रीडमैन की थ्योरी। फ्रीडमैन ने ये कहा था मनी डज मैटर, और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी जो थ्योरी है डिमांड फॉर मनी एंड नॉट अ थ्योरी ऑफ आउटपुट मनी इनकम और प्राइसेस। फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग जो थ्योरी थी, फ्रीडमैन की जो थ्योरी थी पार्टली केंजियन थ्योरी थी और पार्टली नॉन केंजियन थ्योरी थी। उन्होंने जो मनी होल्डर्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा था, अल्टीमेट वेल्थ होल्डर और दूसरा बिजनेस एंटरप्राइजेस। अकॉर्डिंग टू हिम द डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन थ्री मेजर सेट ऑफ फैक्टर। मनी की डिमांड जो है तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले टोटल वेल्थ हेल्ड इन वेरियस फॉर्म, दूसरा प्राइस एंड रिटर्न कितना मिलेगा उस वेल्थ से, और तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ वेल्थ ओइंग यूनिट्स। अब नेक्स्ट आती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में सबसे पहले आते हैं फिशर कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। फिशर ने ये कहा था कि बाकी सब चीजें अगर सेम रहती है तो जैसे जैसे मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एंड वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इज डबल द प्राइस लेवल ऑल्सो डबल, मतलब अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो जाएगी तो प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ मनी विल बी वन हाफ। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी फिशर ने, और वो इक्वेशन थी एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पी टी, और हम इसको और कैसे कह सकते हैं, P इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी। नेक्स्ट आती है कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। ऑल्टरनेट दिया गया था फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट द्वारा, लाइक मार्शल, पिगौ, रॉबर्टसन, और इसमें केन्स की थ्योरी भी थी, और उन्होंने कैश बैलेंस अप्रोच को फॉर्मुलेट किया था। और कैश बैलेंस अप्रोच में दे रिगार्डेड द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब सबसे पहले आती है मार्शल की इक्वेशन। मार्शल, इनके ऊपर इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इक्वेशंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मार्शल ने इक्वेशन कैसे दी थी, m इज इक्वल टू के पी वाई, या फिर प्राइस लेवल किस तरह से होगा, p इज इक्वल टू एम अपॉन के वाई, और द वैल्यू ऑफ मनी इज रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस लेवल, तो के वाई अपॉन एम हो जाएगा, जहां m एक्सोजेनियसली डिटरमाइंड सप्लाई ऑफ मनी होगी, k रियल मनी, और p प्राइस लेवल होगा, और y एग्रीगेट रियल इनकम। उसके बाद पिगौ ने इक्वेशन दी थी। पिगौ ने जो इक्वेशन दी थी उसमें P इज इक्वल टू के आर अपॉन एम। P परचेजिंग पावर ऑफ मनी को शो करेगा, K इनकम विच पीपल विश टू होल्ड इन फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर, R रियल इनकम को डिनोट करेगा, और M द नंबर ऑफ एक्चुअल यूनिट्स ऑफ लीगल टेंडर मनी। हालांकि बाद में इन्होंने पिगौ ने जो है अपनी जो इक्वेशन थी उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था, और उन्होंने क्या किया था, कंसिस्ट नॉट ओनली लीगल मनी और कैश बट ऑल्सो बैंक नोट्स एंड बैंक बैलेंसेस, और इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके न्यू इक्वेशन बना दी गई थी उनके द्वारा, और ये न्यू इक्वेशन थी P इज इक्वल टू के आर अपॉन एम सी प्लस एच इंटू वन माइनस सी। तो ये हमारी पिगौ की जो थी इक्वेशन थी जो उन्होंने दोबारा से दी थी। उसके बाद रॉबर्टसन इक्वेशन। रॉबर्टसन ने जो इक्वेशन दी थी उनके अकॉर्डिंग क्या था, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मनी और इट्स रेसिप्रोकल द प्राइस लेवल ऑफ रॉबर्टसन फॉर्मुलेटेड एन इक्वेशन सिमिलर टू दैट ऑफ पिगौ। The only difference between the two is that instead of Pigou total real resources, Robertson gave the volume of total transaction। मतलब उन्होंने जो पिगौ थे उन्होंने टोटल रिसोर्सेज की बात की थी आर की, बट इन्होंने टोटल ट्रांजेक्शन की बात की थी रॉबर्टसन ने, और उन्होंने इक्वेशन दी थी m इज इक्वल टू पी के टी, और यहाँ पे p क्या है, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपॉन के टी, और m किसको डिनोट करेगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी को, k प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और t टोटल अमाउंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज ड्यूरिंग अ ईयर बाय द कम्युनिटी।
उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट केन्ज की इक्वेशन। तो केन्ज ने जो इक्वेशन दी थी वो n इज इक्वल टू पी के दी थी और n टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन। केन ने क्या कहा था, केन गिव्स हिज रियल क्वांटिटी इक्वेशन व्हिच इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द अदर कैम्ब्रिज इक्वेशन। जो कैम्ब्रिज वालों ने जो पहली इक्वेशंस दी थी उनके ऊपर इंप्रूवमेंट थी। अकॉर्डिंग टू केन, पीपल ऑलवेज वांट टू होल्ड सम मनी इन ऑर्डर टू finance day-to-day transaction, and the amount they want to hold depends partly on their taste and habits and partly on their wealth. Demand for money जो है किसके द्वारा मेजर की जाएगी, their consumption units, और consumption units को किसमें एक्सप्रेस किया जाएगा, एज ए बास्केट ऑफ स्टैंडर्ड आर्टिकल्स ऑफ कंजम्पशन। और उनकी इक्वेशन में n इज इक्वल टू पी के था। n टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन को बताता है। उसके बाद हमारे पास P price for consumption unit, K number of consumption units, और if K is constant and there is increase in quantity of money, it leads to increase in price level. तो when बैंक डिपॉजिट्स को भी इस इक्वेशन में इंक्लूड कर दिया जाएगा तो हमारी न्यू इक्वेशन n इज इक्वल टू p इंटू के प्लस आर के बन जाएगी। r कैश रिजर्व रेशियो ऑफ बैंक्स और k जो है नंबर ऑफ कंजम्पशन यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स को बताएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है। इसका मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी एंड वाइस वर्सा। जब भी फिलिप्स कर्व में ट्रेड ऑफ की बात की जाती है कि ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस या अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में ट्रेड ऑफ की जब भी बात की जाएगी तो इसका मतलब शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की बात की जा रही है, क्योंकि लॉन्ग रन में कभी भी ट्रेड ऑफ नहीं होता बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में। यहाँ पे कुछ एक फीचर्स हैं फिलिप्स कर्व की। तो कौन कौन सी शॉर्ट रन में जब फिलिप्स कर्व होगा तो उसकी फीचर्स क्या है, ये नॉन लीनियर इनवर्स रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड रेट ऑफ एक्सचेंज एंड वेज रेट। दूसरा, वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप जो होगा प्रेडिक्टेबल होगा। और यहाँ पे बताया जाएगा देयर इज ए लूप इन द क्लॉकवाइज अराउंड द फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व जो है शिफ्ट होगा जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो शिफ्ट होगा। वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ, अगर हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की बात करते हैं, तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड होता है। फिलिप्स कर्व जो है शॉर्ट रन में जब भी होता है तो इट डज नॉट मीन रिमेन स्टेबल, ये कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, ये चेंज होता रहता है विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व में कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं देखने को मिलता बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो जैसे हमने कहा कि शॉर्ट रन में जो है ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है फिलिप्स, जब शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होगा तो उसमें ट्रेड ऑफ होगा बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट लॉन्ग रन में कभी भी ट्रेड ऑफ नहीं होगा बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देयरफॉर इन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या होगा, वर्टिकल होगा, बट शॉर्ट रन में क्या होगा वो, और ये जो व्यू है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल होगा और कोई ट्रेड ऑफ नहीं होगा बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके जो दिया गया था ये फ्रीडमैन एंड फिलिप्स के द्वारा दिया गया था। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बेस्ड होता है। फ्रीडमैन ने लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को वर्टिकल कहा था, और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है इकोनॉमिक बिहेवियर, जब भी शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होगा तो इकोनॉमिक बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ नॉमिनल रिटर्न, और जब लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व होगा तो इकोनॉमिक बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ रियल इनकम या रियल रिटर्न। मतलब शॉर्ट रन में जो रियल हम नॉमिनल रिटर्न्स की बात करेंगे शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व में, और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में हम रियल रिटर्न्स की बात करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व को बताया गया। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कैसा है, हमारा डाउनवर्ड स्लोप है, और यही लॉन्ग रन की बात की जाए तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो क्या होगा, वर्टिकल शेप का होगा, इस तरह से हो जाएगा, ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व हो जाएगा। तो ये हमारा लॉन्ग रन में वर्टिकल होगा, शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। अब हमारे पास आता है टॉबिन का व्यू फिलिप्स कर्व के ऊपर। टॉबिन ने जब अपना बताया था कि फिलिप्स कर्व कैसे होगा तो उन्होंने अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द नेगेटिवली स्लोप्ड एंड वर्टिकल फिलिप्स कर्व के बीच में कॉम्प्रोमाइज बताया था। तो टॉबिन ने जो फिलिप्स कर्व दिया था वो किंग शेप का दिया था। कुछ एक पार्ट जो होगा नॉर्मल फिलिप्स कर्व की तरह होगा, मतलब डाउनवर्ड स्लोप होगा, और जो बाकी होगा वो वर्टिकल होगा। अब हमें पता है कि शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व जो डाउनवर्ड स्लोप का होता है और लॉन्ग रन में क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो ये जो है दोनों को मिला के जो टॉबिन ने व्यू दिया था और उन्होंने इसको किंग शेप का बना दिया था। उसके बाद हमारे पास इस तरह से कुछ डायग्राम होगा, इसका हमें देखने को मिलेगा जब भी किंग डिमांड कर्व होगा। तो हमारे पास ये देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये जो है
फ्लिप्स कर्व पहले तो क्या है, वर्टिकल शेप का है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा। तो ये किंग शेप का किंग शेप का जो है फ्लिप्स कर्व बताया गया था टॉबिन के द्वारा। अब उसके बाद सोलो ने दिया था, सोलो ने फ्लिप्स कर्व की बात की थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमेशा वर्टिकल नहीं रहेगा फ्लिप्स कर्व विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन कम या ज्यादा होने के साथ साथ इसकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी। फ्लिप्स कर्व जब पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा तो वर्टिकल होगा, और जब नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा तो ये हॉरिजॉन्टल शेप का हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम है। यहाँ पे पहले तो पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वाई एक्सिस पे, तो हमारा एलपीसी क्या है, ये हमारा वर्टिकल है, और उसके बाद नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन में ये क्या हो गया, नीचे हॉरिजॉन्टल शेप का हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस। रैशनल एक्सपेक्टेशंस का जो कंसेप्ट है वो दिया गया था जॉन एफ मुथ के द्वारा, और अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन मीन जब भी प्रेडिक्शन की जाएगी तो वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड ऑफ द वेरिएबल कंसर्न, मतलब यहाँ पे जो प्रेडिक्शन की जाएगी उसमें पास्ट डेटा को बेस लिया जाएगा, और इसको इसलिए बैकवर्ड थिंकिंग डिसीजन मेकिंग भी कहा जाता है। बट रैशनल एक्सपेक्टेशन में जब भी प्रेडिक्शन की जाती है तो इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, चाहे वो पास्ट की से रिलेटेड हो या फिर जब हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं उस टाइम पे जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी उस सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया जाता है। अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन जो होती है उसमें सिस्टमैटिक एरर्स हो सकती है क्योंकि इसमें पास्ट डेटा के ऊपर जो है प्रेडिक्शन की जाती है। बट रैशनल एक्सपेक्टेशन में क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया जाता है तो इसलिए यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर्स नहीं होती है, हाँ रैंडम एरर जो है वो हो सकती है। अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस में जो लोग होते हैं वो शुरू में जो भी इन्फ्लेशन होगा उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं, बट रैशनल एक्सपेक्टेशन में जो भी इन्फ्लेशन होगा उसको क्विकली ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ड्यू टू अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन फ्लिप्स कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, देयरफॉर देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। बट रैशनल एक्सपेक्टेशन में जो फ्लिप्स कर्व शॉर्ट रन में भी वर्टिकल ही होता है, देयरफॉर देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इवन इन द शॉर्ट रन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन, जिसमें हम टोटल 4 थ्योरीज करेंगे। फर्स्ट है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, सेकंड है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, थर्ड है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंड फोर्थ रहेगी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो है केन्स के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि एग्रीगेट कंजम्पशन डिपेंड करती है करंट डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। केज के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन होता है वो नॉन लीनियर होता है, मतलब एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी होता है, बट लॉन्ग रन में जो कंजम्पशन फंक्शन होगा वो लीनियर होगा, मतलब एपीसी एमपीसी के इक्वल हो जाएगा, और लॉन्ग रन में एपीसी और एमपीसी जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। इस थ्योरी को साइक्लिकल कंजम्पशन फंक्शन भी कहा जाता है। केज के अकॉर्डिंग कंजम्पशन फंक्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केज ने ये कहा था कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। केज ने साइकोलॉजिकल लॉ दिया था, तो साइकोलॉजिकल लॉ के अकॉर्डिंग 3 प्रपोजिशन होती है। पहला, जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है बट लेस देन इनकम। सेकंड, जब इनकम इंक्रीज होती है तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन सेविंग एंड कंजम्पशन बोथ, और थर्ड है इंक्रीज्ड इनकम इज डिवाइडेड इनटू सेविंग एंड कंजम्पशन बोथ इन द सेम प्रोपोर्शन। अब देख लेते हैं केज के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है। शॉर्ट रन में जो कंजम्पशन फंक्शन होगा वो नॉन लीनियर होगा, एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी होगा और नॉन प्रोपोर्शनल होगा इन द शॉर्ट रन। बट लॉन्ग रन में कंजम्पशन फंक्शन जो है वो लीनियर होगा, एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी होगा और प्रोपोर्शनल होगा। शॉर्ट रन में जो कंजम्पशन फंक्शन जो है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, मगर लॉन्ग रन में सी इज इक्वल टू बी वाई होगा। अब सेकंड आता है हमारे पास रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जो कि ड्यूसेनबेरी के द्वारा 1949 में दिया गया था। और जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है इसमें ड्यूसेनबेरी ने जो केन्स के द्वारा 2 एजम्पशंस दी गई थी उनको जो है रिजेक्ट किया था। फर्स्ट एजम्पशन थी केन्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि एवरी इंडिविजुअल बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट, बट जब ड्यूसेनबेरी ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया था तो उसमें क्या कहा था, इंडिविजुअल बिहेवियर जो है इंटरडिपेंडेंट होगा। केन ने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट, बट ड्यूसेनबेरी ने कहा था इंटरडिपेंडेंट होगा। उसके बाद दूसरी अजम्पशन केन्स की ये थी कि कंजम्पशन रिलेशन जो होंगे रिवर्सिबल होंगे, बट अकॉर्डिंग टू ड्यूसेनबेरी कंजम्पशन रिलेशंस आर इरिवर्सिबल।
अब जो हमारे पास कंजम्पशन पैटर्न इज इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है कंजम्पशन इज इफेक्टेड बाय नेबर्स कंजम्पशन। इफ एब्सोल्यूट साइज ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस then APC for entire economy for higher level of absolute income will be constant। इसका मतलब ये हो कि जब एब्सोल्यूट साइज ऑफ इनकम जो है एक इकोनॉमी में इंक्रीज होगा तो होल इकोनॉमी में एपीसी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बट एब्सोल्यूट इनकम जो है कांस्टेंट रहेगी। अब बट जब इनकम डिक्रीज होगी तो इसके साथ साथ कंजम्पशन डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेटचेट इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेटेड इफेक्ट या फिर बैंडवैगन इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इनकम के डिक्रीज होने पर भी जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज नहीं होती है। उसके बाद जो ड्यूसेनबेरी थे उन्होंने पास्ट पीक ऑफ इनकम हाइपोथेसिस की बात की थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन इन कंजम्पशन फंक्शन एंड रिफ्यूट द केन्जियन assumption दैट कंजम्पशन रिलेशंस आर रिवर्सिबल। यहाँ पे जो केन ने कहा था कि जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगी, बट जो ड्यूसेनबेरी थे उन्होंने ये कहा था कि इनकम के इंक्रीज होने के साथ कंजम्पशन इंक्रीज तो होती है, बट जब इनकम डिक्रीज होती है तो कंजम्पशन डिक्रीज नहीं होती है। उन्होंने इस बात को डिनाई किया था कि जो कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन रिलेशंस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये इरिवर्सिबल होते हैं। उन्होंने रेटचेट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था और इसका मतलब ये कि जब इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, बट जब इनकम डिक्लाइन होगी तो कंजम्पशन कांस्टेंट हो जाएगी और डिस सेविंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। रेटचेट इफेक्ट जो है तब डेवलप होता है जब साइक्लिकल डिक्लाइन या होती है, या फिर ड्यूरिंग रिसेशन व्हेन करंट इनकम डिक्लाइन बिलो द प्रीवियस पीक इनकम देन करंट कंजम्पशन इनकम रेशियो विल इंक्रीज। उनके अकॉर्डिंग जो है देयर इज डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ड्यूसेनबेरी के अकॉर्डिंग देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, जिसको हम क्या कहते हैं रिवर्स लाइटिंग बोल्ट इफेक्ट कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट आती है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जो कि 1950 में दिया गया था मोदीगिलानी, ब्रमबर्ग एंड एंडो के द्वारा। इसको वेल्थ थ्योरी ऑफ कंजम्पशन भी कहा जाता है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंजम्पशन जो है इज द फंक्शन ऑफ लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड इनकम, वेल्थ and number of years until retirement, and every individual seek to smooth consumption over the course of lifetime। इस लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में ये कहा गया था कि जो कंजम्पशन है वो हमारी पूरी लाइफ टाइम में हम कितनी इनकम अर्न करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। In life cycle hypothesis, the individual is assumed to plan a pattern of consumption expenditure based on expected in their entire lifetime। और यहाँ पे एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि हमारे पास जब ये 15 टू 25 ईयर्स के बीच में होते हैं तो डिस सेविंग्स होती है। एक पर्सन जब जो है इंडिविजुअल है 25 ईयर्स तक तो कुछ अर्न नहीं करता है तो वो वहां पे डिस सेविंग्स होती है। उसके बाद 25 ईयर्स के बाद वो अर्न करना शुरू करता है तो उसके बाद वो सेविंग्स करना स्टार्ट कर देता है और ये चलता है 65 ईयर्स तक। और 65 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट की एज आ जाती है। उसके बाद फिर जो उसने कमाया होता है फिर उसको खर्च करना शुरू कर देता है। तो 65 टू 75 ईयर्स के बीच में फिर से डिस सेविंग्स होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो कि 1957 में मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था और उन्होंने इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक ट्रांजिटरी इनकम और परमानेंट इनकम। ट्रांजिटरी इनकम को टेम्परेरी इनकम भी कहा जाता है। उनके अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन एक पर्सन की डिपेंड करती है वो परमानेंट इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती है। ट्रांजिटरी इनकम जो होती है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है कंजम्पशन को, और उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन जो होता है नॉन प्रोपोर्शनल होता है, एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी होता है, बट लॉन्ग रन में एपीसी और एमपीसी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग इन द लॉन्ग रन एपीसी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर सेम वेदर दे आर रिच और पुअर। According to him, consumption neither depend upon absolute income nor on relative income। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, परमानेंट इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती है। इस थ्योरी की कुछ एक एजम्पशंस है। फर्स्ट, कोई कोरिलेशन नहीं होगा ट्रांजिटरी इनकम एंड परमानेंट इनकम के बीच में, कोई कोरिलेशन नहीं होगा ट्रांजिटरी एंड परमानेंट कंजम्पशन के बीच में। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन ट्रांजिटरी कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी इनकम, ओनली परमानेंट इनकम इफेक्ट द कंजम्पशन और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल, जिसमें हम टोटल 14 थ्योरीज करेंगे बिजनेस साइकिल की।
सबसे पहले थ्योरी आती है हमारी सनस्पॉट थ्योरी, जो कि स्टेनले जेवंस के द्वारा इन 1875 में दी गई थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सनस्पॉट्स होते हैं वो वेदर को इफेक्ट करते हैं ऑन द अर्थ। और जब वेदर इफेक्ट होगा तो पहले जो लोग होते थे वो ज्यादातर डिपेंडेंट होते थे एग्रीकल्चर के ऊपर, और वेदर इफेक्ट करेगा एग्रीकल्चर को, और एग्रीकल्चर इफेक्ट होगी तो एग्रीकल्चर के इफेक्ट होने से इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी, और इंडस्ट्री की इनपुट आउटपुट इफेक्ट होगी। एज ए रिजल्ट स्विंग इन एग्रीकल्चर आउटपुट स्प्रेड थ्रू आउट द इकोनॉमी, और उससे बिजनेस साइकिल जो है अगर उन्हें शुरू हो जाते थे। सेकेंड थ्योरी हमारे पास आती है हॉटरे की मॉनेटरी थ्योरी, जो कि डेवलप की गई थी हॉटरे के द्वारा, और उन्होंने इस थ्योरी को गोल्ड स्टैंडर्ड के अंडर डेवलप किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रेड साइकिल जो है वो टोटली मॉनेटरी फिनोमिनन है, और उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो बिजनेस साइकिल्स या ट्रेड साइकिल्स अगर होते हैं उनका मेन कारण जो होता है डिमांड फॉर मनी ही होता है, मनी डिमांडेड ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन दैट लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैंक क्रेडिट लीड्स टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, मतलब बैंक क्रेडिट का जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से क्या होता है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं। और बैंक क्रेडिट जो होता है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। दिस इंक्रीज और डिक्रीज द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी दैट लीड ब्रिंग अबाउट प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन। तो थर्ड थ्योरी हमारे पास आती है हेग मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। और हेग की जो मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी थी इसके दो वर्जन थे। पहला फर्स्ट वर्जन वाज पुट फॉरवर्ड बाय हेग, और उन्होंने फोकस किया था मॉनेटरी फोर्सेस इन कॉजिंग ओवर इन्वेस्टमेंट। और दूसरा जो वर्जन था वो दिया गया था नट विक्शल, और उन्होंने मेन फोकस किया था स्पर्स इन्वेस्टमेंट नॉन मॉनेटरी ब्रॉट अबाउट बाय इनोवेशंस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेन कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, जो मेन कारण उन्होंने माना था बिजनेस साइकिल का, वो माना था कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्केट रेट इंटरेस्ट। तो ये तीन सिचुएशन हो सकती है जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ग्रेटर देन होगा नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा एक इकोनॉमी में। और जब ये इक्वल हो जाएगा तो कोई भी साइकिल्स अगर नहीं होंगे और एक इकोनॉमी जो इक्विलिब्रियम पे होगी। और जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो प्रॉस्पेरिटी होगी एक इकोनॉमी में। नेक्स्ट थ्योरी आती है शुम्पेटर की इनोवेशन थ्योरी। जो शुम्पेटर थे वो मेन कॉज मानते थे बिजनेस साइकिल का या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का इनोवेशंस को, मतलब उनके अकॉर्डिंग इनोवेशंस ही होती है जिसके कारण एक इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स अकर होते हैं। अब साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल जो है एसीपी गौड ने दी थी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ बिजनेस साइकिल ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। According to this theory, business class reacts excessively to changing conditions of the economy. That is the main cause of business fluctuations या cyclical fluctuation. पिगौ ने इनको बिजनेस साइकिल्स को दो कैटेगरी में बांटा था कि दो कारण होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल्स अकर होते हैं, एक इम्पल्सिस और दूसरा कंडीशंस। अब इम्पल्सिस और कंडीशन में क्या डिफरेंस है? इम्पल्सिस क्या होते हैं? इम्पल्सिस का मतलब होता है कि ये भी दो उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि बिजनेसमैन क्या एक्सपेक्ट करते हैं और एक्चुअल में क्या होता है, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, मतलब कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितने उनके पास रिसोर्सेज है। एक्सपेक्टेशंस डिपेंड अपॉन द साइकोलॉजी ऑफ बिजनेसमैन एंड ऑन देयर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, बट एक्सपेक्टेशन विच कॉरस्पॉन्ड टू एक्चुअल चेंज इन द इकोनॉमी, मतलब जब एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो वहां पे कोई बिजनेस साइकिल जनरेट नहीं होंगे, इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम पे होगी। बट जब इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, मतलब एक्चुअल और एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस आ जाएगा, सेम नहीं होंगे, तो वहां पे बिजनेस साइकिल आकर होने शुरू हो जाते हैं। कंडीशंस क्या होती है? व्हीकल थ्रू विच द प्रोसेस पासिस एंड अपॉन विच द इम्पल्सेस एक्ट। नेक्स्ट थ्योरी आती है द कॉबब थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। कॉबब थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल जो है प्रोपाउंडेड की गई थी 1930 में बाय प्रोफेसर स्कॉट टिनबर्गन एंड रेसी के द्वारा, और इसको नाम जो प्रोफेसर कैल्डर ने इसका नाम जो है कॉबब यूज किया था। उन्होंने व्हीट का एग्जाम्पल लिया था इस थ्योरी को समझाने के लिए, और व्हीट जो है परफेक्टली इनइलास्टिक माना गया था। इस थ्योरी में लैग कंसेप्ट को बेस लिया गया था, और सप्लाई ऑफ व्हीट जो है लैग फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज ए लैग इन सप्लाई साइड। करंट सप्लाई डिपेंड करेगी प्रीवियस पीरियड के प्राइस के ऊपर, और डिमांड साइड में कोई लैग नहीं होगा। करंट डिमांड फॉर द कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ करंट प्राइस। सप्लाई साइड की इक्वेशन में ST इज इक्वल टू PT -1, और डिमांड साइड इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? DT इज इक्वल टू PT।
अब हमारे पास डिमांड फंक्शन को किस तरह से लिखा जाएगा, dt इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा पीटी, जहां ए क्या नोट कर रहा है, इंटरसेप्ट को, और अल्फा स्लोप को। सप्लाई फंक्शन को इस तरह से लिखा जाएगा, और सी इंटरसेप्ट को, और बीटा जो है स्लोप को डिफाइन कर रहा है। एजम्पशन क्या है इसकी, परफेक्ट कंपटीशन है, और दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ओनली, और प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ प्रीवियस पीरियड सप्लाई। फॉरवर्ड मॉडल में 3 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन होते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन जब S ग्रेटर देन D होगा, स्टेबल डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। परपेचुअल ऑसिलेशन में सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन होगा तो S लेस देन D हो जाएगा, अनस्टेबल डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड होगी एंड देयर इज अ स्टेबल डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। इन दिस केस प्राइस विल टेंड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, प्राइस की लेवल की तरफ ही जो प्राइसेस होंगे वो जाएंगे। और इन दिस केस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व 1 अपॉन बीटा इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व 1 अपॉन अल्फा, मतलब 1 अपॉन बीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा, या 1 अपॉन अल्फा इज लेस देन 1 अपॉन बीटा, जहां बीटा जो है सप्लाई को और अल्फा डिमांड को शो कर रहा है। एस टी इसके होगा ग्रेटर देन dt होगा, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब हमारे पास आते हैं परपेचुअल ऑसिलेशन। परपेचुअल ऑसिलेशन में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एस टी इज इक्वल टू dt, या बीटा इज इक्वल टू अल्फा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। बीटा सप्लाई को और अल्फा डिमांड को शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन। एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन में सप्लाई लेस देन डिमांड होती है एंड देयर इज अनस्टेबल डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं एस टी इज लेस देन dt और बीटा इज लेस देन अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फंक्शन अल्फा ग्रेटर देन 1 अपॉन बीटा। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है केन्जियन की थ्योरी बिजनेस साइकिल्स की। अकॉर्डिंग टू केन्ज, ट्रेड साइकिल्स आर कॉज्ड बाय वेरिएशन इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय एमईसी। मेन कॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस अकॉर्डिंग टू केन्ज होता है एमईसी। रूट कॉज ऑफ ट्रेड साइकिल क्या होगा, एमईसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, रेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम द न्यू कैपिटल एसेट, एंड दूसरा सप्लाई प्राइस ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। एक्सपेंशन की जब सिचुएशन होगी तो एमईसी हाई होगा, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बहुत हाई होगा, और दिस प्रोसेस लीड्स टू रिकवरी एंड प्रोस्पेरिटी अल्टीमेटली। और इसके ऑपोजिट जब बिजनेस प्रोस्पेक्टिव वीक होंगे तो एमईसी डिक्लाइन होगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी इकोनॉमी में। दस अपटर्न, अपवर्ड स्विंग एंड डाउन टर्न स्विंग जो होंगे आर बेसिकली द रिजल्ट ऑफ चेंज इन एमईसी एंड रिजल्टिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब मेन कॉज जो है यहाँ पे एमईसी को ही माना गया है बिजनेस साइकिल्स का। अब नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है सैमुअल्सन की थ्योरी। सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग जो बिजनेस फ्लक्चुएशंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, इंट्रैक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। जब भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से मल्टीप्लायर प्रोसेस के थ्रू इनकम इंक्रीज होगी, और इनकम के इंक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेटर के थ्रू जो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। एज ए रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड बाय लार्जर अमाउंट। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन देयर आर जो है यहाँ पे एमपीसी और एक्सेलरेटर की 5 टाइप ऑफ फ्लक्चुएशंस होती हैं जब भी ये इंटरेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एमपीसी एंड एक्सेलरेटर क्रिएट 5 टाइप्स ऑफ फ्लक्चुएशन। और ये कौन कौन सी फ्लक्चुएशंस होती हैं 5 टाइप्स की, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारे पास साइकिललेस पाथ, जब अल्फा 0.5 एंड बीटा 0 होगा। In this case, there is no cycles produced because cycles are produced by the interaction of multiplier and accelerator। और यहाँ पे क्योंकि बीटा जो है वो 0 है, देयर तो ओनली मल्टीप्लायर ही काम करेगा। डैम्प फ्लक्चुएशन कब होंगे, जब अल्फा इज इक्वल टू 0.5 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। इन दिस केस इनिशियली फ्लक्चुएशंस आर वेरी हाई, बट ग्रेजुअली ये क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं और फाइनली डिसअपियर हो जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो फ्लक्चुएशंस होते हैं कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट में जैसे कि एग्जांपल अल्फा इज इक्वल टू 0.5 एंड बीटा 2। here the fluctuations are constant because here the value of beta is also rising। फिर एंटी डैम्प्ड और एक्सप्लोसिव साइकिल्स कब होंगे, जब अल्फा 0.5 एंड बीटा की वैल्यू हमने 3 ले ली। here the fluctuation initially are low but gradually they become high, very high because the value of accelerator is very high। explosive cycleless path कब होगी, हम यहाँ पे अल्फा को 0.5 और बीटा को 4 लेते हैं। इकोनॉमी कैन नॉट मेक ग्रोथ बियॉन्ड दिस लेवल। इसके कुछ एक एजम्पशंस हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड मानी गई है। कंजम्पशन टेक्स प्लेस आफ्टर अ गैप ऑफ 1 ईयर, देयर इज वन
year gap between increase in investment and increase in demand of investment. अब नेक्स्ट थ्योरी आती है हिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। हिक्स ने भी मेन कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल जो माना था इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर को ही माना था, और उन्होंने ये बताया था हाउ फॉर एक्सेलरेटर is responsible for fluctuation and how for trade cycles can be explained in terms of accelerator, मतलब induced investment की बात की गई है मेन यहाँ पे। उन्होंने कुछ एक कंसेप्ट यूज किए थे इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट वारंटेड ग्रोथ रेट जो कि हैरेड डॉमर ग्रोथ मॉडल का है, सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर जो कि केन ने दिया था, एक्सेलरेटर क्लार्क ने दिया था, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरेक्शन सैमुअल्सन का, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये कंसेप्ट यूज किए थे उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए इस मॉडल को। अकॉर्डिंग टू हिग्स जब भी कांस्टेंट वैल्यू होगी मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की, तब लेवरेज इफेक्ट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। ये एक डायग्राम से हम देख सकते हैं। और जो हिग्स थे उन्होंने सीलिंग लिमिट का कंसेप्ट दिया था। यहाँ पे दो लिमिट्स होती है जिसके बीच में ही बिजनेस साइकिल जो है वो अकर होते हैं। ये एक ये वाली लिमिट है और एक ये वाली लिमिट है। जब लोअर लिमिट पे पहुंच जाएगा तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे, और जब अपर लिमिट पे हो जाएंगे बिजनेस साइकिल तो ये नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। मतलब बिजनेस साइकिल जो है इन दो लिमिट्स के बीच में ही अकर होंगे। अब नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा कैल्डर का मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल। कैल्डर का जो मॉडल था वो बेस्ड था केन्जियन के सेविंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के ऊपर, बट उन्होंने जब कैल्डर ने ये मॉडल दिया था तो उन्होंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को लीनियर नहीं बताया था जैसा कि केन ने बताया था। इन्होंने नॉन लीनियर बताया था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस को। इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ इनकम एंड कैपिटल, और इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली रिलेटेड होगी टू इनकम बट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू कैपिटल स्टॉक्स। सेविंग जो फंक्शन होगा वो इनकम का होगा और नॉन लीनियर होगा। कैल्डर एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ ट्रेड साइकिल्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कैल्डर ने किसके थ्रू ट्रेड साइकिल्स को एक्सप्लेन किया था? थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे मेन चीज जो है जो कैल्डर है उन्होंने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन को कैसा बताया था? नॉन लीनियर बताया था, जबकि केन्ज के जो सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन है उसके ऊपर बेस्ड था और केन ने लीनियर बताया था, और जो कैल्डर है उन्होंने नॉन लीनियर बताया था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस को। और इंटरेक्शन भी जब भी होगी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तो तीन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होंगे यहाँ पे, टू स्टेबल इक्विलिब्रियम और वन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे। तो हम इसको भी देख लेते हैं डायग्राम से। स्टेबल इक्विलिब्रियम देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट ए और पॉइंट बी पे होगा। यहाँ पे पॉइंट ए और बी जो ये डायग्राम गिवन है, पॉइंट ए पे स्टेबल और पॉइंट बी पे भी स्टेबल होगा, और जो है ये शॉर्ट रन में ही होंगे। पॉइंट ए पे हियर द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर वेरी स्मॉल, सो देयर इज रिसेशन और डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। और पॉइंट बी पे क्या होगा? इकोनॉमी जो है एंजॉय करेगी हाई लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और जो यहाँ पॉइंट सी है ये क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। पॉइंट सी जो है इकोनॉमी मूव्स ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो यहाँ पे पॉइंट सी पे क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट मॉडल आता है गुडविन मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल्स। गुडविन मॉडल जो है प्रेजेंट करता है एक नॉन लीनियर मॉडल को, जबकि हिग्स का जो मॉडल था वो लीनियर मॉडल था। और जब ये मॉडल दिया गया था तो गुडविन ने 1967 में तो उन्होंने दो एस्पेक्ट जो कंबाइन कर दिया था, एक हैरेड डॉमर ग्रोथ मॉडल का और दूसरा फिलिप्स कर्व को कंबाइन किया था टू जनरेट एंडोजेनियस साइकिल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल नेट इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड करती है डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक जिसको हम के स्टार से डिनोट करेंगे और एक्चुअल कैपिटल स्टॉक जिसको के से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे तीन सिचुएशन जो है वो अकर होंगी। फर्स्ट, जब के स्टार जो है जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है ग्रेटर देन होगा के एक्चुअल कैपिटल स्टॉक, तो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट होगी, एक्सपेंशन फेज होगा। और जब के स्टार लेस देन के होगा तो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्शन फेज होगा। और थर्ड, जब के स्टार और इज इक्वल टू के हो जाएगा, मतलब डिजायर्ड और एक्चुअल कैपिटल स्टॉक एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो जीरो इन्वेस्टमेंट होगी और यहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग इंस्टेबिलिटी इन ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन। मतलब इंस्टेबिलिटी किसमें? ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई में जो इंस्टेबिलिटी होगी उसकी वजह से बिजनेस साइकिल जो है वो अकर होंगे। और अकॉर्डिंग टू देम इट इज द एक्सोजेनस मनी शॉक्स that affect aggregate demand and which in turn cause cyclical changes in output and employment in the economy.
अब जो फ्रीडमैन ने मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट दिया था, और मनी मल्टीप्लायर जो है डिपेंड करता है डिग्री ऑफ टैक्सेशन ऑन इनकम एंड इंपोर्ट्स के ऊपर, और जो फ्रीडमैन का जो मनी मल्टीप्लायर है वो डिफरेंट है फ्रॉम द केन्जियन मल्टी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. According to Friedman, money multiplier shows statistical relationship between changes in money stock with change in real income, whereas जो केज का मल्टीप्लायर था वो किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता था, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड रिजल्टिंग चेंज इन इनकम. जो फ्रीडमैन का मल्टीप्लायर है उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एम, जबकि केज का मल्टीप्लायर जो है उसमें क्या होगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई. मतलब आई में इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है, जो कि केज के द्वारा दिया गया था. और मनी मल्टीप्लायर में मनी सप्लाई के चेंज होने की वजह से जो इनकम में चेंज होता है, जो कि फ्रीडमैन ने बताया था. फ्रीडमैन ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था थ्रू पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट. और पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट में क्या क्या होगा, बॉन्ड्स होंगे, इक्विटीज, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. मनी सप्लाई कैसे इफेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड को, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो बॉन्ड की डिमांड इंक्रीज होगी, बॉन्ड के प्राइस इंक्रीज होंगे, एज ए रिजल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एज ए रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और इनकम जो इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगी. ऑल दीज फोर्सेस ऑपरेट simultaneously and there are cyclical fluctuations. Increase in money supply leads to expansion phase and decrease in money supply leads to contraction phase. नेक्स्ट थ्योरी आती है ल्यूकास न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल. रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो है इसको न्यू क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है, जो कि पुट फॉरवर्ड विच वाज पुट फॉरवर्ड बाय नोबल ल्यूकास के द्वारा दी गई थी. और ल्यूकास ने इम्प्रूवमेंट की थी ओवर मॉनेटरीस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस साइकिल बाय इंट्रोड्यूसिंग रैशनल एक्सपेक्टेशन. रैशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि जब भी फोरकास्ट किया जाएगा प्राइस लेवल को लेके तो सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया जाएगा. According to rational expectation theory, money wages are determined by rational expectations of the price level. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग it is the only unanticipated changes in aggregate demand that are the cause of cyclical fluctuations in the economy. मतलब unanticipated changes जो होंगे aggregate demand में वो ही मेन कारण होंगे बिजनेस साइकिल्स का. नेक्स्ट थ्योरी आती है रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, जो कि शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को बताती है. और जो ये थ्योरी है बेस्ड है क्लासिकल थ्योरी के ऊपर, और क्लासिकल्स मेन जो फोकस करते थे सप्लाई को करते थे. यहाँ पे भी सप्लाई जो एग्रीगेट सप्लाई में चेंज होता है और उसकी वजह से हमारे क्या होता है बिजनेस साइकिल्स होते हैं. और एग्रीगेट सप्लाई में जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स की वजह से, या फिर टेक्नोलॉजिकल शॉक्स जो है वही मेन कारण है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है बिजनेस साइकिल्स का. तो जब टेक्निकल चेंज ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से बूम होगा, और जब स्लो टेक्निकल चेंज होंगे तो उसकी वजह से रिसेशन की सिचुएशन आएगी एक इकोनॉमी में. अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ISLM अप्रोच. IS गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करता है जहां इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होती है, और LM मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करता है जहां पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ISLM अप्रोच को हिक्स हेंसन के द्वारा दिया गया था, और जब जनरल इक्विलिब्रियम होगा तो दोनों ही मार्केट गुड्स मार्केट और मनी मार्केट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी और एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी. IS कर्व द प्रोडक्ट मार्केट. प्रोडक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम जब होगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी. सेविंग डायरेक्ट फंक्शन है लेवल ऑफ इनकम का, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग्स बढ़ेंगी. और इन्वेस्टमेंट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी, और इट इज ऑल्सो नोन एज रियल इक्विलिब्रियम. स्लोप ऑफ IS कर्व. IS कर्व जो होता है नेगेटिवली स्लोप्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और नेगेटिव स्लोप ये बताता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और इनकम दोनों ही इंक्रीज होते हैं. शेप ऑफ IS कर्व. IS कर्व फ्लैट भी हो सकता है और स्टीप भी हो सकता है, ये दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट सेंसिटिवनेस या इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा साइज ऑफ मल्टीप्लायर. जितनी ज्यादा सेंसिटिव होगी या इलास्टिक होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट, उतना ही IS कर्व जो है वो फ्लैट होगा. फ्लैट का मतलब IS कर्व इस तरह से होगा, और जब हमारे पास जितनी कम सेंसिटिव होगी उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो इन्वेस्टमेंट अगर सेंसिटिव नहीं है, इन इलास्टिक है, तो जो IS कर्व होगा वो स्टीप होगा. स्टीप का मतलब जो है वो इस तरह से होगा. शेप ऑफ IS कर्व जो है डिपेंड करती है साइज ऑफ मल्टीप्लायर के ऊपर भी. इफ द साइज ऑफ मल्टीप्लायर इज लार्ज, इनकम इज मोर सेंसिटिव टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, एंड IS कर्व जो हो जाएगा वो फ्लैटर हो जाएगा.
अब आ जाता है शिफ्ट इन आईएस कर्व। आईएस कर्व राइट को शिफ्ट करेगा, किसकी वजह से? रिडक्शन इन सेविंग्स, इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सपोज हमारे पास पहले आईएस कर्व है ये, और शिफ्ट किस तरफ को? हमने कहा आईएस कर्व शिफ्ट टू द राइट, मतलब राइट की तरफ, इस तरफ को शिफ्ट करेगा। किस किस की वजह से शिफ्ट करेगा? या तो सेविंग्स रिड्यूस हो जाए, या कंजम्पशन इंक्रीज हो जाए, या इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से आईएस कर्व जो है शिफ्ट हो सकता है किस तरफ को? लेफ्ट की तरफ को। और लेफ्ट की तरफ को मतलब इस तरफ को। लेफ्ट की तरफ को किस वजह से होगा? इंक्रीज इन सेविंग एंड डिक्रीज इन कंजम्पशन। Any point to the right of a given IS curve shows excess supply in the product market, and any point to the left of IS curve shows excess demand in the product market. अब आ जाते हैं मनी मार्केट, एलएम कर्व। एलएम कर्व जो है शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट फॉर विच द डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। Each point on LM curve shows equilibrium in money market. Slope of LM curve जो होता है पॉजिटिव होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये पॉजिटिवली स्लोप भी कहा जाता है। अपवर्ड स्लोप जो है वो ये बताता है देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इनकम, दैट इज लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीवेल्स एट लोअर लेवल ऑफ इनकम एंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीवेल्स एट हायर लेवल ऑफ इनकम। शिफ्ट इन एलएम कर्व। एलएम कर्व कैसे शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा एलएम कर्व में जब इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी होगी या डिक्रीज इन डिमांड ऑफ मनी होगी। तो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है एलएम कर्व, और जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा LM1। किसकी वजह से? या तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज इन डिमांड फॉर मनी। इसी तरह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, मतलब ऊपर की तरफ। ये हो गया हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और ये किसकी वजह से होगा? या तो सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी। उसके बाद आता है जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट, मतलब प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट में जनरल इक्विलिब्रियम कैसे होगा? जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों ही आईएस और एलएम कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा दोनों ही मार्केट में, बोथ मार्केट, गुड्स मार्केट एज वेल एज मनी मार्केट। शिफ्ट ऑफ आईएस कर्व ऑन इनकम एंड आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जब आईएस कर्व शिफ्ट होगा और एलएम कर्व जो है कांस्टेंट होगा। देखिए एलएम कर्व क्या है? हमारा कांस्टेंट है, जबकि शिफ्ट हो रहा है आईएस कर्व। आईएस कर्व पहले क्या था? आईएस था, फिर आईएस से IS1 पे चला गया, ये हमारे पास IS1 पे आ गया। तो इसका क्या इफेक्ट हो गया? जब आईएस कर्व शिफ्ट होगा IS टू IS1, न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। कहां पे? E1 पे हो एस्टैब्लिश हो जाएगा, और यहाँ पे हायर लेवल ऑफ इनकम एंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही, जब आईएस जो है राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो हमारी इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दोनों ही इंक्रीज होंगे। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन एलएम कर्व ऑन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर एलएम कर्व जो है वो शिफ्ट होता है और आईएस कर्व कांस्टेंट रहता है। अगर एलएम कर्व जो है LM1 पे नीचे की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो डिक्लाइन हो जाएगा मगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अब आ जाते हैं रेंजेस ऑफ ISLM कर्व। तो ISL इक्विलिब्रियम में हमारी तीन रेंजेस आती है। क्लासिकल रेंज, ये वर्टिकल वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? वर्टिकल का जो पार्ट है वो क्लासिकल की रेंज है, और क्लासिकल की रेंज में वर्टिकल होगा और परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। उसके बाद केंजियन की रेंज में हॉरिजॉन्टल होगा और परफेक्टली इलास्टिक होगा, और दोनों के बीच में जो आती है वो इंटरमीडिएट रेंज आती है, ये वाली इंटरमीडिएट रेंज। इसमें हमारे पास जो है इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों के ही चलेंगे। तो इंटरमीडिएट रेंज, क्लासिकल रेंज और केंजियन रेंज, हमारी तीन रेंजेस होती है ISLM इक्विलिब्रियम की। अब हमारे पास आता है इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। आईएस कर्व रिप्रेजेंट करता है फिस्कल पॉलिसी को, और एलएम कर्व में मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, एलएम कर्व स्लोप अपवर्ड टू द राइट एंड हैज 3 सेगमेंट। हमने पहले भी कहा कि एलएम कर्व में हमारे 3 सेगमेंट्स होते हैं। एलएम कर्व स्लोप अपवर्ड होता है और 3 सेगमेंट्स की बात की गई थी, और ये 3 सेगमेंट हमने कौन कौन से देखे थे? अभी हमने डायग्राम में देखा था, तो अब फिर से इसको कर लेते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं। क्लासिकल रेंज होती है, इंटरमीडिएट रेंज होती है, और हमारी केंजियन रेंज होती है। तो क्लासिकल रेंज जो है उसमें वर्टिकल है, और इंटरमीडिएट रेंज और केंजियन जो रेंज है उसमें क्या है? हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन एलएम कर्व। एलएम कर्व के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट होगा? तो ये डायग्राम भी है। मॉनेटरी पॉलिसी इज टोटली इनइफेक्टिव व्हेन एलएम कर्व इज हॉरिजॉन्टल। ये देखिए एलएम कर्व जो है जब हॉरिजॉन्टल होगा तो हमारे पास क्या होगा? ये टोटली इनइफेक्टिव हो जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी।
जब मॉनेटरी पॉलिसी टोटली इफेक्टिव होगी जब एलएम कर्व क्या होगा, वर्टिकल होगा, यहाँ पे वर्टिकल के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव व्हेन एलएम कर्व इज फ्लैटर एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव व्हेन एलएम कर्व इज स्टीपर। उसके बाद आता है इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन आईएस कर्व। मॉनेटरी पॉलिसी टोटली इफेक्टिव होगी जब आईएस कर्व हॉरिजॉन्टल होगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज टोटली इनइफेक्टिव आईएस कर्व वर्टिकल होगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव व्हेन आईएस कर्व इज फ्लैटर एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव व्हेन एलएम कर्व इज स्टीपर। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन एलएम कर्व। फिस्कल पॉलिसी टोटली इफेक्टिव होती है जब व्हेन एलएम कर्व इज हॉरिजॉन्टल। फिस्कल पॉलिसी टोटली इनइफेक्टिव होती है जब एलएम कर्व वर्टिकल होगा। फिस्कल पॉलिसी मोर इफेक्टिव होगी जब एलएम कर्व फ्लैटर होगा और फिस्कल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव व्हेन एलएम कर्व इज स्टीपर। उसके बाद आता है इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन आईएस कर्व। फिस्कल पॉलिसी टोटली इनइफेक्टिव होगी जब एलएम कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, और फिस्कल पॉलिसी टोटली इफेक्टिव होगी जब एलएम कर्व वर्टिकल होगा। फिस्कल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव व्हेन एलएम कर्व इज फ्लैटर एंड फिस्कल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव व्हेन एलएम कर्व इज स्टीप।